अब हम किसी लंबी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व का मान निकालेंगे। तो स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है, फाई बी इज इक्वल टू एल आई। एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, ठीक है ना। तो इसका मान निकालने के लिए हमको फाई का मान चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स का मान चाहिए, तो पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। माना किसी परिनालिका की लंबाई एल है, ठीक है। परिनालिका जानते हैं ना कैसे दिखता है, ये परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है, त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, एकांक लंबाई में एन है, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या एन, कैपिटल एन से दर्शा दिए, एन इंटू एल हो जाएगा। एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत क्या होगा, 10 पंचे 50, 5 से गुणा करते हैं कि नहीं। तो एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो l लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू एल, गुणा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ a से ही दर्शा देंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ठीक है। अब देखते हैं, यदि परिनालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एम्पियर के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के लिए B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई होता है। B बराबर म्यू ज़ीरो क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, n बराबर है n इंटू एल, तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L हो जाएगा। तो वही लिख दिया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। यदि लंबाई बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, त्रिज्या बहुत ही छोटी है, तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एक समान माना जा सकता है, ठीक है। देखो, छोटी परिनालिका होगी, देख इस प्रकार से, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होती है ना, इस प्रकार से उत्पन्न होगी, ठीक है। परंतु यदि लंबी परिनालिका हो गई यहाँ तक, तो इस प्रकार से उत्पन्न होगी, ठीक है, और बहुत किनारों पर जाकर मुड़ेगी। तो यहाँ बीच पॉइंट पर देखो एक समान है कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए यदि लंबी है परिनालिका तो हम चुंबकीय क्षेत्र को क्या मान सकते हैं, एक समान मान सकते हैं। छोटी है, देखो दो कुंडली से मिलकर बनी है, तो ये तुरंत इस प्रकार से मुड़ी हुई नजर आएगी, ठीक है। परंतु लंबी है तो इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर रहेगी और समान दूरी पर, तो एक समान मान सकते हैं, ठीक है। अतः परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए, एन क्या है, फेरों की संख्या है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस वृत्त के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, थीटा का मान 0, फाइव बी का एक्चुअल में सूत्र होता है एन बी ए कॉस थीटा, तो थीटा 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो कॉस 0 बराबर होता है 1, इसलिए कॉस थीटा को हटा दिए हैं, ठीक है। तो एन बी ए बस बचेगा, फाइव बी बराबर बचेगा एन बी ए, ठीक है ना। तो एन बी ए आ गया, बी का मान निकाले हैं भाई हम लोगों ने, म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन एल रख दिए, ठीक है ना। यहाँ एन एन के स्क्वायर हो गया, परंतु हम जानते हैं फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को क्या करने पर, बराबर करने पर, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो एल आई बराबर इतना आ गया, तो एल का वैल्यू आई से आई कैंसल हो गया, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ गया। यदि परिनालिका के अंदर क्रोड की चुंबकशीलता, कोई परिनालिका के अंदर कोई वस्तु रखे हैं, ठीक है, उसकी चुंबकशीलता कितनी है, म्यू हो, तो कोई माध्यम रख दिए हैं, ठीक है, तो म्यू आ गया। तो म्यू ज़ीरो की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू, ये वायु या निर्वात के लिए चुंबकशीलता है म्यू ज़ीरो, कोई अन्य माध्यम रख दिए तो उसका हमने चुंबकशीलता म्यू मान लिया, तो एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ से बता सकते हैं हम कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है,
तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा, लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्वप्रेरकत्व कम होगा, नीचे में है ना डिवाइड में, ठीक है। और चुंबकशीलता पर, ठीक है, चुंबकशीलता किसी माध्यम की अधिक है उसको रख दिए तो क्या होगा, स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब देखते हैं समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक, ठीक है। इस प्रकार से समतल वृत्ताकार कुंडली है उसके लिए व्यंजक निकालेंगे स्वप्रेरकत्व का। तो हमारे पास हमको पता है सूत्र φB बराबर LI होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। माना कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है, R है, उसमें फेरों की संख्या N है। I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हम लोगों ने निकाला है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पिछले चैप्टर में। तो μ0NI/2R, ठीक है ना। देयरफॉर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू BA, ठीक है। यहाँ स्मॉल n से प्रदर्शित कर दिए फेरों की संख्या को, ठीक है। तो यहाँ φB इज इक्वल टू n, B का मान रखिए μ0NI/2R, और A क्या होगा, वृत्ताकार कुंडली है तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगा जी, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं कि नहीं, πr²। तो सभी का क्या होगा, πr²। यहाँ NN² हो गया, μ0 पाई को एक जगह रख लिए और R से R कैंसल हो गया, एक R, ठीक है ना। ये 2 बचा है ना, एक R कैंसल हो गया इंटू I। किंतु φB बराबर हम जानते हैं LI। तो इन दोनों, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो बराबर कर दिए और L का मान निकाल लिए। तो यहाँ से भी पता चल रहे हैं हमको कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा समतल वृत्ताकार कुंडली का प्रेरकत्व, N पर, फेरों की संख्या पर, चुंबकशीलता पर, त्रिज्या पर, ठीक है ना। यदि वायु या निर्वात के स्थान पर, ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है तो म्यू निरपेक्ष चुंबकशीलता का कोई माध्यम रखा हो, कोई अन्य माध्यम रख दिए तो ये सूत्र आ गया, ठीक है। निर्भरता आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, आसान है। अब देखेंगे हम अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके लिए 2 कुंडली चाहिए, ठीक है। एक कुंडली को बैटरी और कुंजी से जोड़ देंगे जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे, और दूसरी कुंडली में हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तभी तो पता चलेगा कि इसमें धारा प्रवाहित या प्रेरित हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो जब कुंजी खुली है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रेरित धारा भी 0। जैसे ही हमने धारा प्रवाहित करना शुरू किया, 0 से I हो गया हमारा धारा, ठीक है। तो धारा में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, पूरे आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो इसमें भी प्रभाव डालेगा, दूसरी जो द्वितीय कुंडली है उसमें भी क्या डालेगा, ये प्रभाव डालेगा, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। या इसका ही चुंबकीय क्षेत्र इस पर प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। तो इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। पहले चुंबकीय फ्लक्स 0 था, अब आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, 0 से कुछ मान आ गया। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन हुआ तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है भाई, ठीक है, कि फ्लक्स में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान में परिवर्तन हुआ, 0 से I हुआ, तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना।
जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा में परिवर्तन हो रहा है, इसे प्राथमिक कुंडली। और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राइमरी, इसको पी से, प्राथमिक को प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी के एस से दर्शाए हैं, ठीक है, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरण। अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसका भी जो है व्यंजक बहुत ही आसान है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, धारा पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी, प्राइमरी आईपी से दर्शा दिए, प्रवाहित करने से द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो तो, सॉरी फाई एस सेकेंडरी, ठीक है ना। दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और पहली कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फाई एस अनुक्रमानुपाती आई पी, जितना धारा परिवर्तित करेंगे उतना ही फ्लक्स भी परिवर्तित होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, कौन आई पी है कौन फाई एस है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। अनुक्रमानुपाती हटाए तो एक नियतांक लग गया एम, ठीक है। एम को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यदि आई पी बराबर मैं 1 रख दूं तो फाई एस बराबर एम हो गया, ठीक है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के उस अंकिक मान के बराबर होगा। पढ़ते हैं, किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का मान, अंकिक मान द्वितीयक कुंडली के द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। दोनों बराबर हैं। कब बराबर होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। जब प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा, एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। आसान है बहुत ही परिभाषा बनाना भी। परंतु फैराडे के द्वितीय नियम से हम जानते हैं विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। फाई एस का मान यहाँ से रख दीजिए जी, एम आई पी, एम कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, धारा में परिवर्तन हो रहा है तो डी आई पी अपॉन डी टी, ठीक है। यदि मैंने डी आई पी अपॉन डी टी को 1 रख दिया तब क्या हो गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एम। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक एम का एक और परिभाषा बना सकते हैं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व अंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है ना, तो धारा कब बहेगी, जब द्वितीयक कुंडली में क्या उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल या विभवांतर, ठीक है ना। तो द्वितीयक कुंडली के उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होती है ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली के उस विद्युत वाहक बल के अंकिक मान के बराबर होगी जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, इकाई हो, ठीक है। आसान है परिभाषा बनाना। अब देखते हैं परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। इसमें 2 परिनालिका लेना पड़ेगा हमको, तभी तो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, अन्य में प्रेरित होगा। तो S1 और S2 दो समाक्षीय, समाक्षीय मतलब दोनों के अक्ष क्या हैं, समान हैं, ठीक है। परिनालिकाएं हैं, फेरों की संख्या N1 व N2 है। प्राथमिक परिनालिका की लंबाई L तथा द्वितीयक परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है प्राथमिक की लंबाई L है और द्वितीयक का क्षेत्रफल A है। माना S1 की त्रिज्या R1 तथा S2 की त्रिज्या R2 है, ठीक है ना। S1 की त्रिज्या R1 और S2 की त्रिज्या R2 है। प्राथमिक कुंडली में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, N1 बराबर N/L, ठीक है। संपूर्ण में क्या होता है, N1 इंटू L होता है। तो एकांक में कितना होगा, ये एकांक के लिए है, N1/L होगा। एकांक में N1 है तो संपूर्ण में N इंटू L, ठीक है। तो एकांक के लिए निकाल लिए N/L, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम केस फर्स्ट लिए हैं जब S1 को प्राथमिक माने हैं और S2 को क्या माने हैं, द्वितीयक कुंडली। यदि प्राथमिक कुंडली S1 में बहने वाली धारा I1 हो तो उसके भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के लिए हम जानते हैं
μ0 n1 I1, ठीक है। n1 का मान रख दिए कैपिटल N1 अपॉन L, ठीक है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। φ21 से दर्शा दिए चुंबकीय फ्लक्स दूसरे का पहले के कारण, ठीक है। φ21 दूसरे का फ्लक्स पहले के कारण, ठीक है ना। N2 फाई द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? प्राथमिक के कारण, इसलिए B1 आएगा इंटू एरिया A, ठीक है। ये द्वितीयक का क्षेत्रफल हमने ये माना है ना। तो N2 एज इट इज B1 का मान रख दिए। ध्यान रखेंगे कहाँ B1 लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हो रहा है? प्राथमिक में, तो B1 आएगा जी, ठीक है। मान रख दीजिए, ठीक है। आ गया हमारे पास φ21 इज इक्वल टू μ0 n1 n2 अपॉन L A इंटू I1, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। जब परिनालिका S1 में धारा I1 में परिवर्तन से S2 परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ21 होता है, तो φ21 अनुक्रमानुपाती I1 धारा किसका है? प्राथमिक कुंडली का। चुंबकीय फ्लक्स किसका है? द्वितीयक कुंडली का, इसलिए φ21 बराबर M12, ठीक है। M12 होगा ये स्वप्रेरक अनोन्य प्रेरकत्व M12 पहले में उत्पन्न हो रहा है ना, ठीक है, पहले के कारण। तो M12 यहाँ से समीकरण 2 और ये वाला समीकरण 1 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो M12 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। N2 N1 A अपॉन, तो M12 बराबर धारा से धारा कट गया, μ0 N1 और N2 का मान रख दिए N1 इंटू L, N2 का मान N2 इंटू L, ठीक है। ये संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या है, ठीक है। मान रख दीजिए, जो काटना था वो कट जाएगा, एक L बच जाएगा, ठीक है। M12 बराबर कितना आ गया? μ0 N1 N2 इंटू L, ठीक है। केस 2 मानते हैं। केस 2 में क्या करेंगे हम? यदि S2 को प्राथमिक एवं S1 को द्वितीयक परिनालिका लें, ठीक है। अब S2 को प्राथमिक लेंगे और S1 को द्वितीयक लेंगे, तो S2 में धारा I2 प्रवाहित करने पर इसमें भी जो मान है वो क्या आएगा? M12 बराबर, ठीक है, μ0 N1 N2, इसमें स्वप्रेरकत्व को M21 नाम देंगे ना, ठीक है। 1 में उत्पन्न हुआ दूसरे के कारण, ठीक है ना। तो M21 μ0 N1 N2 L A I2 आएगा, ठीक है ना। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, कैसे वैल्यू आएगा, जैसे इस प्रकार से निकाले हैं ना वैसे ही निकालना पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगा। M12 जैसा आया है μ0 N1 N2 AL, इसमें भी वैसा ही आएगा। यदि S2 को प्राथमिक और S1 को द्वितीयक लेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा, मतलब दोनों प्रेरकत्व तो बराबर होंगे, ठीक है ना। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। आसान है ये।